हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ELSS के बारे में। ये ELSS क्या होता है और इस ELSS के जरिए आप कैसे टैक्स बचा सकते हो, ये आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू कर दें। फ्रेंड्स देखिए, ELSS का फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ठीक है, ये जो ELSS है ये एक म्यूचुअल फंड है दोस्तों। ठीक है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ये एक म्यूचुअल फंड है। जिस तरह बाकी म्यूचुअल फंड होते हैं, अदर म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक उसी तरीके से ये भी एक म्यूचुअल फंड है। बट इसमें एक दो मेजर डिफरेंस है जो कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड से ये उसको अलग करता है। उसके दो मेजर डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस इसमें यह है कि इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ELSS म्यूचुअल फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। आपने एक बार पैसा निवेश कर दिया तो 3 साल तक आप वहां से पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते हो, चाहे आप SIP के जरिए निवेश करो या फिर लमसम निवेश करो। ठीक है, दोनों ही केस में 3 साल तक आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉक रहता है। 3 साल के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हो। ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस है। दूसरा मेजर डिफरेंस इसमें यह है कि इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। अंडर सेक्शन 80C में इसका टैक्स बेनिफिट मिलता है। ELSS वाले फंड में जितना भी पैसा आप एक फाइनेंशियल ईयर में डालते हो उतना पूरा पैसा 80C के अंदर आप क्लेम कर सकते हो। तो 80C में इसका टैक्स बेनिफिट मिलता है। ये दो मेजर डिफरेंस है ELSS म्यूचुअल फंड में, जो कि बाकी म्यूचुअल फंड से इसको अलग करता है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ELSS फंड है इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो लमसम के केस में तो सिंपल है समझना कि जो डेट पे आप पैसा निवेश करोगे, लमसम में वन टाइम निवेश होता है, जो डेट पे आप पैसा निवेश करोगे उस डेट से 3 साल के बाद ही आप पैसा विड्रॉल कर सकते हो। लमसम का केस तो क्लियर है। बट SIP के केस में थोड़ा सा समझना आपको जरूरी है। SIP में क्या होता है कि SIP में आप हर महीने निवेश करते हो म्यूचुअल फंड में। हर महीने आपकी एक SIP जाती है। तो हर एक SIP को सेपरेट इन्वेस्टमेंट ट्रीट किया जाएगा और हर एक SIP को 3 साल कंप्लीट होने के बाद ही आप पैसा विड्रॉल कर सकते हो। एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लो 10 जनवरी 2022 को आपने एक SIP डाली। ठीक है, 10 जनवरी 2022 को आपकी SIP की इंस्टॉलमेंट गई। तो 10 जनवरी 2025 को आप वो पैसा विड्रॉल कर पाओगे। फिर 10 फरवरी 2022 को अगली SIP जाएंगे आपकी, तो उसको आप कब विड्रॉल कर पाओगे? उसको आप विड्रॉल कर पाओगे 10 फरवरी 2025 को। फिर 10 मार्च 2022 को आपकी थर्ड SIP जाएंगी, उसको आप कब विड्रॉल कर पाओगे? उसको विड्रॉल कर पाओगे 10 मार्च 2025 को। तो इस तरीके से 3 साल के बाद, मतलब हर एक SIP को 3 साल कंप्लीट होना जरूरी है, उसके बाद में ही आप उस पैसे को विड्रॉल कर पाओगे। तो SIP के जरिए आप पैसा निवेश कर रहे हो, मतलब SIP के जरिए जितना भी पैसा आपने निवेश किया उस सारे पैसे को आप अगर विड्रॉल करना चाहते हो एक साथ में, तो आखिरी SIP आप जिस दिन डालोगे उस डेट से लेके तो 3 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। 3 साल के बाद में आप पैसा विड्रॉल कर पाओगे। आखिरी SIP से 3 साल के बाद में आप पैसा विड्रॉल कर पाओगे, पूरा पैसा विड्रॉल कर पाओगे SIP के जरिए जो भी आपने पैसा निवेश किया है। हालांकि आप पार्शियल विड्रॉल जरूर कर सकते हो दोस्तों। ये जरूरी नहीं है कि म्यूचुअल फंड में जितना भी पैसा हमारा निवेश हुआ पूरा ही विड्रॉल करना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर पार्शियल विड्रॉल करना है, थोड़ा सा पैसा विड्रॉल करना है, तो उतना आप जरूर विड्रॉल कर सकते हो। क्योंकि आप SIP कर रहे हो तो SIP में क्या होता है कि मान लो आपकी जितनी SIP जा रही है उसको 3 साल कंप्लीट, जिसको 3 साल कंप्लीट हो गए वो वाला आप निकाल लो, जिसको 3 साल कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, उसको आप मत निकालो। तो ऐसा आप जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये जरूरी नहीं है कि पूरा पैसा एक साथ में ही निकालना है आपको, तो आपको अननेसेसरी आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद में 3 साल वेट करना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप अगर पार्शियल विड्रॉल कर पाओ तो वो भी बेहतर है आपके लिए। ठीक है, बाद में जो आखिरी की जो इंस्टॉलमेंट आपकी गई है उसको 3 साल हो जाएंगे तो तब उसको आप निकाल लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हो। और दोस्तों ये जो ELSS है इसमें मैंने आपको बताया कि टैक्स बेनिफिट है। अंडर सेक्शन 80C में इसका टैक्स बेनिफिट मिलता है। बट 80C की एक लिमिट है। 80C की लिमिट है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए तक ही 80C में आप मतलब क्लेम कर सकते हो। ठीक है, उतनी ही इनकम पर आप टैक्स बचा सकते हो। 1.5 लाख की इनकम पर आप टैक्स बचा सकते हो अंडर सेक्शन 80C में। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। मान लो आपकी टोटल इनकम 8 लाख रुपए है। ठीक है, जहां से भी आप पैसा कमाते होंगे, सैलरी या फिर बिजनेस जो भी है, आपकी टोटल इनकम 8 लाख रुपए है। ठीक है, अब ये 8 लाख रुपए जो आपने पैसा कमाया, इसमें से मान लो ELSS में आपने पैसा निवेश किया। ठीक है, अंडर सेक्शन 80C में ELSS आता है और आपने सिर्फ 80C में एक ही प्रोडक्ट चूज किया, वो है ELSS। ठीक है, ELSS के जरिए आपने मान लो 1 लाख रुपए निवेश किया। एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए आपने ELSS में डाला, तो टोटल इनकम जो आपकी 8 लाख है, वो 8 लाख में से 1 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे और जो 7 लाख बचे, 7 लाख रुपए पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। 7 लाख रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, तो इस तरीके से ELSS में जो आपने 1 लाख डाले, 1 लाख आपकी टोटल इनकम में से कम हो जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। आपकी टोटल इनकम अगेन 8 लाख रुपए ही है। ठीक है, अब ELSS में मान लो आपने 2 लाख रुपए निवेश कर दिए। एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 2 लाख रुपए ELSS में निवेश किए। ठीक है, अब 2 लाख रुपए पूरे आप 80C में क्लेम नहीं कर सकते हो। 80C में सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही क्लेम होता है। तो 8 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए माइनस करना पड़ेगा आपको, तो 6.5 लाख रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम आएंगी। 6.5 लाख रुपए पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है,
तो ELSS में जितना चाहे उतना पैसा आप निवेश कर दो एक फाइनेंशियल ईयर में, इसकी उसकी कोई लिमिट नहीं है। बट ATC में 1.5 लाख रुपए की लिमिट है। ATC में 1.5 लाख रुपए की इनकम पर ही आप टैक्स बचा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ELSS पर ATC में तो टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है, बट ELSS पे जो भी आपकी इनकम होगी, जो भी आपका प्रॉफिट होगा, ELSS में पैसा विड्रॉल करने के बाद में जो भी आपका प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना पड़ता है, जो कि होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसका परसेंटेज है 10%, ठीक है। तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, और इसमें 1 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन भी आपको मिलता है, ठीक है। मान लो आपने कोई ELSS फंड में पैसा निवेश किया, ठीक है, 3 साल 4 साल या 5 साल 10 साल के बाद में आप कभी भी आपने वहां से विड्रॉल किया। विड्रॉल करने के बाद में मान लो आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब ये 2 लाख रुपए प्रॉफिट पर क्या होगा कि 1 लाख रुपए तो इसमें से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है वो एग्जेम्प्ट है। 1 लाख रुपए माइनस करने के बाद में 1 लाख रुपए बचा, तो 1 लाख रुपए के जो प्रॉफिट है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स को बोला जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। वो कि उसका परसेंटेज है 10%। 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए पर 10% मतलब 10,000 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस तरीके से ELSS पे आपको टैक्स देना पड़ता है। हालांकि ये टैक्स अभी हाल ही में आया है, पहले ELSS पर टैक्स नहीं लगता था, ठीक है, बट अब ELSS पर भी टैक्स लगता है। तो दोस्तों इस तरीके से होता है ELSS फंड, मतलब टैक्स बचाने के लिए ये फंड काफ़ी अच्छा है। म्यूचुअल फंड में आपका निवेश भी हो जाता है और टैक्स भी बचता है। बट कोशिश आप ये करिए कि जैसे ही फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, अप्रैल से ही ELSS में पैसा निवेश करना शुरू कर दीजिए। लोग क्या करते हैं, जनरली टैक्स बचाने के लिए जनवरी फरवरी मार्च में पैसा निवेश करते हैं, तो आप वैसा मत करिए। शुरुआत से ही ELSS में या फिर और भी ATC के प्रोडक्ट है जिसके जरिए आप टैक्स बचा सकते हो। LIC है, ठीक है, उसके PF है, तो इस तरीके के बहुत सारे ATC वाले प्रोडक्ट है। बट ELSS काफ़ी अच्छा है। ELSS को बिल्कुल आप मत छोड़िए। ELSS के जरिए जरूर आप पैसा निवेश करिए, रिटर्न भी बनाइए और टैक्स भी बचाइए। रिटर्न की अगर मैं बात करूँ ELSS में कितना रिटर्न मिल सकता है, तो 12-15% तक रिटर्न मिल सकता है, जरूर मिल सकता है ELSS में। फिर भी 12 से 13% तो आप एक्सपेक्टेड रखिए, इतना तो एक्सपेक्टेशन अपनी होनी चाहिए। और ELSS में जब भी आप पैसा निवेश करो तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करो। 3 साल का तो लॉक इन पीरियड वैसे ही है, 3 साल तक तो पैसा आप वैसे ही नहीं निकाल सकते हो, बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 5-6 साल तक ELSS में आप इन्वेस्टेड जरूर रहो। और टैक्स की देनदारी भी आपको तभी आएंगी जब आप ELSS से पैसा विड्रॉल करोगे। जब तक आप ELSS से पैसा विड्रॉल नहीं करोगे ना, तब तक आप पे टैक्स की देनदारी नहीं आने वाली है। मान लो 3 साल कंप्लीट हो गए बट आपने ELSS से पैसा विड्रॉल नहीं किया, तो आपको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं। मान लो ELSS में आपने पैसा निवेश किया और उसको 3 साल कंप्लीट हो गए और आपने वहां से पैसा विड्रॉल ही नहीं किया, ठीक है, तो 3 साल कंप्लीट होने के बाद में भी अगर विड्रॉल नहीं करूंगा तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ELSS पर टैक्स पे करने की आपको जरूरत ही नहीं है। ATC में आप क्लेम करते जाओ, हर साल ATC में आप क्लेम करते जाओ। हर साल मान लो 10 साल हो गए ELSS में आप पैसा निवेश कर रहे हो, तो हर साल आप ATC में क्लेम कर सकते हो जितना भी पैसा आपने निवेश किया होगा। टैक्स आपको देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। टैक्स आपको तभी देना पड़ेगा जब आप ELSS से पैसा विड्रॉल करोगे, रिडीम करोगे, और रिडीम करने के बाद में जो भी आपका मुनाफा होगा उस मुनाफे में से 1 लाख रुपए माइनस करके बाकी बचे हुए मुनाफे पर आपको 10% टैक्स देना पड़ता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने ELSS समझा, ELSS क्या होता है और किस तरीके से इसमें हम टैक्स बचा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।